स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? हाई बैंड स्कोर, अच्छे बैंड स्कोर। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चले, ऐसे मेथड्स, ऐसे फॉर्मूलाज पता चले जिनके साथ उनके अच्छे बैंड स्कोर कम से कम समय में आए और बहुत आसानी से वो अपनी आइल्स को क्लियर कर दें। कुछ ऐसा ही आपको आज हमारे इन ट्यूटोरियल में मिलने वाला है। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी दवा मिले जिसको खाते पीते ही बस एक बार में ही बहुत अच्छे तरीके से आइल्स क्लियर हो जाए। वही दवा आज हम आपको देने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं आप बताने जा रहा हूं कि लास्ट में, इस ट्यूटोरियल के अंत में, आप अपने आप को एक अलग ही लेवल में पाओगे। आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस अपने आप में पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज को असल में मिस कर रहे हो। ये जो आज का लेक्चर है, इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हम क्लियर करने जा रहे हैं, ये आइल्स के कोर कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ राइटिंग के लिए ही नहीं, ये रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, मतलब आइल्स के चारों मॉड्यूल के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये मस्ट वॉच लेक्चर है। आपको इस लेक्चर को एक ही बार में अंत तक देखना है। जस्ट इंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इस लेक्चर को आपके लिए बनाया गया है ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। मैं पाहुल इंस्टीट्यूट से आपका आइल्स ट्रेनर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का लेक्चर मस्ट वॉच लेक्चर है। इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, आइल्स के कोर कंसेप्ट्स, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं। लाइन डायग्राम को हम करेंगे। लाइन डायग्राम में हम इसकी पूरी वोकैबुलरी और इसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। हम देखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन और वर्ब्स, इनके आपस में क्या रिलेशन है। और ये जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये एक सीरीज में मूवी की तरह है। तो आप जस्ट इसको बैठ के एंजॉय कीजिए और स्टार्ट करते हैं लाइन डायग्राम। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि आपके स्क्रीन पे लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम एक वैल्यू चार्ट है। ये चार्ट वैल्यूज को डील करता है। वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू कम होती है, वैल्यू में कंपैरिजन होता है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसकी वैल्यू कम है वो कम इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ जो है ये हमें वैल्यू चार्ट्स में पता चलता है। वैल्यू चार्ट्स में आपको हमेशा टाइमलाइन ही मिलेगा। इसके एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको टाइमलाइन ही मिलेगा। और ये जो आपको जो टाइम है, ये हो सकता है ईयर्स में हो, मंथ्स में हो, डेज में हो, वीक्स में हो, आवर्स में हो, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं। तो आपको नीचे टाइमलाइन ही मिलेगा। ये लाइन डायग्राम की खासियत है, ये लाइन डायग्राम की स्पेशलिटी है। और इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वैल्यू चेंज हो रही है समय के साथ साथ। समय बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है और वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। और ये लाइन डायग्राम को पढ़ना बहुत ही आसान है, इतना सबको पता है और ये सब इतना पढ़ लेते हैं। लाइन डायग्राम में असल में 5 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इसके एक्स एक्सिस पे टाइमलाइन है, इसके वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, सबसे मेन पार्ट, और इसके ऊपर जो हेडिंग है आपको दिख रही है, ये असल में हेडिंग नहीं, ये वैल्यू का नाम है। ये किस चीज की वैल्यू है? इट इज द नेम ऑफ द वैल्यू। और इसके बाद 4th नंबर पे आप देख पा रहे हो कि ये जो नीचे जो है आपके पास, ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? लाइन है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप यू कैन सी ऑन द ग्राफ, नंबर 1 टाइम लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, नंबर 2 value on the y-axis, number 3 the name of the value that is written over the top of the graph, title of the graph, that is the 3rd number, 4th the line itself. So here you can see 4 pieces of information. अब 5वीं इंफॉर्मेशन कहां है?
तो पांचवी इंफॉर्मेशन इनफैक्ट इसमें इस लाइन डायग्राम में जस्ट आपको एक ही लाइन दिख रही है। हो सकता है कि लाइन ज्यादा हो, मल्टीपल लाइंस हो, जैसे कि ये रही एक और लाइन और ये रही एक और लाइन। मान लो कि ये जितनी भी लाइंस हैं इनका नाम जो है वो है ABC। तो इनका नाम ऐसे नहीं लिखा रहता, इनको राइट हैंड साइड के ऊपर ABC करके इनको मार्क किया जाता है, और ये जो है ये है पांचवा नंबर जिसको बोलते हैं कैटेगरीज। सो लाइन डायग्राम में आपको 5 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम आपको बताते हैं कि बॉडी फीचर्स मतलब कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ अ लाइन। जब आपने लाइन के बारे में लिखना है तो पहले तो बात ये पता होनी चाहिए असल में लाइन बनी किस चीज की है। आपके स्क्रीन पे लाइन है तो आप इसमें दो ही चीजें देख पाओगे, या तो पॉइंट्स देखोगे या फिर आप लाइन देखोगे। जैसे कि ये है पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद आप देख पा रहे हो एक बीच में ऊपर वाला पॉइंट, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, और ये है आपका लास्ट पॉइंट। तो ये तो हुए 4 पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये है पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। इस जो लाइन में आपको 4 पॉइंट्स और 3 लाइनें जो है वो क्लियरली दिख रही हैं। अभी जब आप इसका रिस्पॉन्स लिखेंगे, या तो आप पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे या तो आप लाइन के बारे में लिखेंगे। तो अभी ये जो है आपके माइंड पे इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स इस पे बहुत बड़ी एक गलती करते हैं। वो देख रहे होते हैं पॉइंट को, वो देखेंगे इस पॉइंट को पर लिखेंगे इस लाइन के ऊपर। तो हमारी आंख कहां पे है? हम अगर पॉइंट को देख रहे हैं तो हमने पॉइंट के बारे में लिखना है, अगर हम लाइन को देख रहे हैं तो हम लाइन के बारे में लिखेंगे। सो इस कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से बताता हूं। अभी हमारे मेन लाइन चार्ट में 3 तरह की लाइन ABC आपको दिख रही है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है। हम पहले इसको सिंपल चार्ट बनाते हैं। तो ये रही अभी हमारे पास एक ही लाइन है, यहां पे अभी आप आसानी से इसको समझ पाओगे। ये है पहला पॉइंट। तो इस पहले पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, हम साथ साथ में वोकैबुलरी कौन से वर्ड्स हमने यूज करने हैं वो भी साथ साथ में क्लियर करते चलते हैं। सो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लिखोगे स्टूडेंट। वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर खड़ी है, तो वैल्यू मूव नहीं कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हम रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो सबसे पहले सबके सब प्लेयर्स एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, उसके बाद में भागते हैं। ऐसे ही इस लाइन को हम मान रहे हैं कि यहाँ पे ये खड़ी है, तो ये वैल्यू क्या है? वैल्यू स्टूडेंट। और ये किस वैल्यू पे खड़ी है? इट इज अराउंड 55 के ऊपर खड़ी है। मैं कहूंगा वैल्यू स्टूडेंट 55। तो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो स्टूडेंट वाला जो वर्ड है, ये वर्ड सिर्फ एक बार ही लगेगा, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि लाइन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है। अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं से टूट नहीं रही है, कहीं पे रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये स्टूडेंट है, और इसके बाद स्टूडेंट कहीं पे भी यूज नहीं होगा। आप स्टूडेंट की जगह पे बिगेन द पीरियड एट, ये वाला फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वोकैबुलरी देख रहे हैं और उसके कुछ सिनोनिम्स या कुछ अदर फ्रेजेस भी साथ में देखेंगे जो कि इक्विवेलेंट फ्रेजेस हैं जो कि हमें चाहिए। तो अभी नेक्स्ट देखो आप कि वैल्यू नीचे जा रही है। वैल्यू नीचे जा रही है तो एक लाइन है, अभी ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन है। लाइन क्या है? फेल शार्पली। आप इसको बोल रहे हो फेल शार्पली, तेजी से नीचे जाना। मैं यहां पे एक छोटा सा आपको कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं। स्क्रीन पे देखिए आप कुछ ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स। फेल प्लस शार्पली इज इक्वल टू फेल शार्पली। यहां पे फेल क्या है? यहां पे फेल है एक वर्ब, क्रिया, एक्शन। और शार्पली क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब तो है एक्शन। शार्पली क्या है?
शार्पली एक वर्ड है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को चेंज कर रहा है, इसके मीनिंग को चेंज कर रहा है। जो वर्ड वर्ब को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब मीन्स एड प्लस वर्ब। द वर्ब विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। सो ये एडवर्ब है। एडवर्ब आमतौर पे आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, जिसके पीछे एलवाई लगता है वो एडवर्ब होते हैं, और ये पीछे लगते हैं। डेफिनेटली आइल्स में हमने इसका भी ध्यान रखना है कि सीक्वेंस देखना है कि कौन सा वर्ड आगे लिखना है, कौन सा पीछे लिखना है। तो आप इसको ऐसे मत लिखना शार्पली फेल, जैसे कि हम हिंदी में बोलेंगे कि तेजी से गिरना, वैल्यू तेजी से गिरी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यू शार्पली फेल। जो सीक्वेंस हिंदी के वर्ड्स का है उसी सीक्वेंस में हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलती है। आइल्स में ये गलती है, ये सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल है। फॉर्मली आइल्स राइटिंग में हमने मोस्ट फॉर्मल वे में लिखना है। तो मोस्ट फॉर्मल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो एलवाई मतलब ये जो एडवर्ब है ये पीछे लगेगा, वर्ब के पीछे लगेगा। तो प्लीज सीक्वेंस का ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आपके मार्क्स, आपके बैंड्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो ग्राफ पे, ये हो गया वर्ब फ्रेज। इसको आप डिक्रीज ड्रास्टिकली भी लिख सकते हो। जो फेल है, फेल को लिख दिया इन्होंने डिक्रीज्ड, और शार्पली को लिख दिया ड्रास्टिकली। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। ड्रास्टिकली का मतलब भी तेजी से, शार्पली का मतलब भी तेजी से, फेल का मतलब डिक्रीज का मतलब भी गिरना, दोनों का मतलब सेम। तो अभी आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है, अभी जो वैल्यू है ये धीरे से ऊपर बढ़ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंक्रीज स्टेडीली। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, स्टेडीली का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ना। तो हम इसे सर्ज्ड ग्रेजुअली ये भी लिख सकते हैं। सर्ज्ड इंक्रीज्ड एक ही बात है, ग्रेजुअली का मतलब भी धीरे धीरे, स्टेडली का मतलब भी धीरे धीरे। अभी आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है और तेजी से ऊपर जा रही है लाइन, जो थर्ड नंबर वाली लाइन है, हमारा ध्यान लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट नहीं है। सो ये है रोज ड्रामेटिकली। रोज का मतलब भी बढ़ना, सर्ज का मतलब भी बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, और ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब तेजी है, तेजी के साथ बढ़ना। आगे आप देख रहे हो करली ब्रैकेट। ग्राफ में ये जो करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट में 3-4 लाइंस को हमने ग्रुप करके एक साथ ले लिया, और हम देख रहे हैं कि इस पीरियड में लाइन ऊपर, वैल्यू ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे जा रही है। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू हो रही है फ्लक्चुएट। तो वैल्यू फ्लक्चुएटेड, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट देखिए, और ऊपर तेजी से वैल्यू बढ़ी, तो इसको आप लिखेंगे ग्रू सिग्निफिकेंटली। अभी ग्रू, रोज, सर्ज्ड, इंक्रीज्ड, ये सब के सब वर्ड्स एक ही हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। और सिग्निफिकेंटली, ड्रामेटिकली आप देख पा रहे हो जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इन दोनों का मतलब सेम है। अभी देखो आप सबसे ऊपर वाला पॉइंट, अभी ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है। जा तो हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने उसको पॉइंट आउट किया, या फिर अभी ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीक टैग, इसको बोलेंगे रीच्ड अ हाई ऑफ, वैल्यू रीच द हाई ऑफ 80। आप देख पा रहे हो 80, उस वो पॉइंट 80 के लेवल पे है। इसके आगे चलते हैं, अभी वैल्यू बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तो वैल्यू बहुत नीचे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो ड्रॉप्ड तेजी से जा रही है, शार्पली, ड्रॉप्ड शार्पली। पहले हमने ड्रॉप्ड को क्या, नीचे को क्या देखा था, हमने देखा था फेल, और यहां पे आ गया ड्रॉप। ऐसे डिक्रीज, ऐसे डिक्लाइन, बहुत सारे वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, अभी नीचे फिर से पॉइंट है। अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये सबसे नीचे, ग्राफ का सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट पॉइंट है, और इसलिए ये होगा हिट अ लो ऑफ। तो वैल्यू हिट अ लो ऑफ। आगे देखते हैं ग्राफ में, धीरे से वैल्यू फिर से बढ़ी। तो ये जो धीरे से बढ़ रही है, ये हम पहले ही देख पाए, देख लिया है हमने, ये है इंक्रीज्ड
स्टेडीली, इंक्रीज्ड स्टेडीली, और सर्ज्ड ग्रेजुअली, ये रही। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब द वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। रिमेन का मतलब रहना, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा। रिमेन अनचेंज, बिना बदलाव के रहना। रिमेन स्टेबल, स्थिर रहना। और इसके बाद ये है लास्ट पॉइंट। ये जो लास्ट पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट था स्टूड एट, तो सबसे लास्ट पॉइंट जो है उसको हम बोल रहे हैं फिनिश एट। यहां पे वैल्यू फिनिश कर गई है, खत्म कर गई है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंड द पीरियड एट। वैल्यू एंड द पीरियड एट 20, तो ये 20 के लेवल के ऊपर वैल्यू फिनिश कर रही है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हमें क्या दिखा रहे हैं? वैल्यू बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तेजी से कम हो रही है, वैल्यू बराबर है, सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है। तो ये सबके सब चेंज दिखा रहे हैं। क्या आप बिना इन वर्ड्स के लाइन डायग्राम के बारे में लिख पाएंगे? नहीं। तो ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। आपको यहाँ पे मैं जितनी वोकैबुलरी हो सकता है मैं आपको दे रहा हूं, और आगे और भी वोकैबुलरी आपको मिलती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहें, और ताकि आप बाद में इसको रेफर करें। तो ये जितने भी आपको ये वर्ड्स जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको चेंज दिखा रहे हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है जो लाइन डायग्राम का ये बता रहा हूं कि लाइन डायग्राम जो है ये वैल्यू से डील करती है, और वैल्यू पे क्या हो रहा है, आगे चेंज हो रहा है। तीन चीजें, लाइन डायग्राम वैल्यू को डील कर रही है, और जो वैल्यू है इसमें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के बदलने के साथ साथ। इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखिए लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लाइन डायग्राम जो है वो वैल्यू को डील करती है। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइन डायग्राम में क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है समय के साथ साथ। अभी हम ये जो मेन जो इसमें कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसको लिखना है, तो इसको किस में लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम वर्ड्स में या सेंटेंसेस में। जैसे कि हमने अभी अभी वर्ड्स देखे हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, हमने देखा सिग्निफिकेंटली, शार्पली, स्टेडीली, हमने देखा फ्लक्चुएटेड, पीक्ड एट द लो ऑफ, हमने ये सब देखा, रिमेन स्टेबल। तो वो सब के सब क्या थे अभी हमने जो देखे हैं, वो सब के सब हमने वर्ड्स देखे हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज भी तो करना है। तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को एक नाम दिया है समझने के लिए, दैट इज लैंग्वेज ऑफ चेंज। सो जो हमारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं, इनका जो ग्रुप है जो कि हमें चेंज दिखाता है, उसको बोलते हैं हम लैंग्वेज ऑफ चेंज। तो लैंग्वेज ऑफ चेंज जो है ये लाइन डायग्राम को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम वर्ड्स तो कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में हम वर्ड्स तो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है, हम करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हमने क्या करना है पहले मैं आपको यह बता देता हूं। हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हम करेंगे सेंटेंसेस। ये तीन तरह के मेन सेंटेंसेस है जो कि चेंज को डील करते हैं, और इनमें आपस में बदलाव कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, हम ये भी करेंगे। तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, और सेंटेंस बनते क्या है ये ऐसे करेंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को असल में वर्ड्स का तो पता है, लेकिन उनको वो सेंटेंसेस लिखने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत पेश आती है, तो उनके लिए प्लीज ध्यान दीजिए। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस कैसे बनते हैं, मेन सेंटेंस फॉर्मेशंस कौन कौन सी है, और आप इनमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे। तो बेसिक ग्रामर कंसेप्ट्स, फिर से ये जितने भी मैं आपको ग्रामर कंसेप्ट्स बता रहा हूं ये बहुत जरूरी हैं, और आगे हम लाइन डायग्राम और बाकी के चार्ट्स मैं इन्हीं कंसेप्ट्स को लेके आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और आप देखना आपकी राइटिंग कितनी आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जहां पे एस और वी
एस और वी का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ जाएं तो वो सेंटेंस बन गया। When S and V comes together, it forms a shortest form of sentence, as you can see on your screen. अच्छा, S और V एक साथ आ गए, एक छोटा सेंटेंस बन गया। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा, जितने भी हमने वर्ड्स देखे वो सब के सब वर्ब के वर्ड्स थे। हमने देखा कि वर्ब को जो चेंज करता है वो एडवर्ब है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फेल शार्पली, जिसमें फेल क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो शार्पली है ये क्या है, एडवर्ब है, जो कि फेल को चेंज कर रहा है, जो बोल रहा है कि गिरा, नीचे गिरा तेजी से गिरना, वो भी तेजी से क्या गिरना, तो एडवर्ब वर्ब को चेंज करता है, वर्ड करता है। तो ऐसे ही अभी एस को कौन सी चीज चेंज करती है? पहली बात तो यह कि एस में होता कौन है? एस में नाउन रहता है। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और टाइम और एनी आइडिया के नाम को नाम बोलते हैं। इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, टाइम एंड आइडिया। तो ये आपने स्कूलों में पढ़ रखा है। तो सब्जेक्ट में हमेशा नाउन होता है। तो नाउन को कौन चेंज करता है? जब मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब नाउन। तो नाउन को कौन चेंज करता है? नाउन कौन चेंज करता है? एडजेक्टिव। अभी हमने तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बेसिक है सेंटेंस का। मैं आपको एक अच्छी से तरीके से समझाता हूं। असल में ये सेंटेंस की फैमिली है, इनमें ये सभी मेंबर हैं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी मेंबर्स हैं। और अगर हम इसको फैमिली के हिसाब से समझें, समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि एस और वी जो है ये कोर मेंबर हैं, प्रिंसिपल सबसे मेन मेंबर हैं फैमिली के। जैसे कि फैमिली में मदर एंड फादर रहते हैं। अभी एस वी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो वर्ब इंपॉर्टेंट है? फादर या मदर? हमारे घर में सबको पता है कि सबको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है लेडीज फर्स्ट, डेफिनेटली मदर। तो मदर के बिना फैमिली नहीं। तो इसमें भी जो वर्ब है वो मदर है, ऐसे समझ लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट जो है, या नाउन जो है, सब्जेक्ट है, उसकी सेकंड प्रेफरेंस है। सो विदाउट वर्ब वी कांट फॉर्म अ सेंटेंस। तो वर्ब जो है ये माताजी हो गए, तो फिर जो एस है ये पिताजी हो गए। इन दोनों की ये फैमिली बन गई। और अगर हम देखें कि वर्ब को कौन चेंज करता है, वर्ब का सीधा रिश्ता किसके साथ है? एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है ये मैटरनल साइड होगी, ननियाल वाली साइड होगी। आप बोल सकते हैं मामा जी हो गए। और जो एडजेक्टिव है ये पैटर्नल साइड होगी। ये इसका डायरेक्ट जो है वो एस के साथ रिश्ता है, जैसे कि चाचा जी हो गए। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। डेफिनेटली कंसेप्ट्स जिस वे से भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वो अच्छा ही है। तो आगे चलते हैं, इसको हम अभी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी भी हमने यही देखा कि एस वी है, वी को चेंज करता है एडवर्ब, और एस एस में जिसमें नाउन रहता है उसको चेंज करता है एडजेक्टिव। अभी मैं आपको साथ साथ में सारे के सारे जो है बता देता हूँ। वैसे मैं एडजेक्टिव को थोड़ा सा और अगर मैं खुल के बताऊं, तो जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है। पेन क्या है कि ये एक नाउन है, किसी चीज का नाम है ये। तो मैं बोलूंगा ब्लैक पेन, प्लास्टिक पेन, नाइस पेन, गुड पेन, इंडियन पेन, माई पेन, कॉस्टली पेन, सुपीरियर पेन, अ पेन, द पेन। अभी इस पेन के आगे मैंने जितने भी वर्ड्स लगाए वो सब के सब क्या है? वो सब के सब एडजेक्टिव है, वो सब के सब इसकी विशेषता बता रहे हैं, वो इसको चेंज कर रहे हैं। अभी ये है ब्लैक पेन। अगर मैं इसको बोल दूं, ब्लैक को मैं बोल दूं रेड पेन, आप बोलो कि नहीं ये नहीं है, कोई दूसरा है रेड पेन, ये नहीं है। मतलब आप देखो कि एडजेक्टिव में इतनी पावर है कि ये पूरे के पूरे नाउन को भी चेंज कर सकता है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगते हैं। तो जितने भी जो भी मैंने बोला, प्लास्टिक, ब्लैक, माई, सुपीरियर, इंडियन, नाइस, गुड, बेटर, ये सब के सब जो है वो सब एडजेक्टिव है, और वो इसकी
इसके विशेषता बता रहे हैं। तो अभी आप इसको देखो, एडवर्ब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको अभी मैं इसके रिलेटेड जो वोकैबुलरी जो टास्क 1 में जो लाइन ग्राफ में जो यूज होंगी अभी मैं वो बताता हूं, ताकि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आप देखो, हम सब्जेक्ट में लेते हैं कोई भी नाउन, जैसे कि वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज्ड, वैल्यू बढ़ी, हो गया, एक बन गया सेंटेंस। अभी आप देखो एडवर्ब की साइड में, वैल्यू कैसे बढ़ी, ये बोला सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली बढ़ी। अभी जो सिग्निफिकेंटली है बहुत तेजी से बढ़ी। अभी अगर मैं दूसरी साइड में जाऊं, अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो सिग्निफिकेंटली का बन जाएगा सिग्निफिकेंट। मैं वो जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का रिलेशन किसके साथ है, वैल्यू के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो ऐसे ही आप बोलोगे इंक्रीज ड्रामेटिकली, जैसे कि इंक्रीज ड्रामेटिकली बोला आपने, इसका मतलब ये तेजी से बढ़ी, ड्रामेटिकली का बन जाएगा ड्रामेटिक, तो वो हो गया ड्रामेटिक वैल्यू, इधर हो गया इंक्रीज ड्रामेटिकली। नेक्स्ट देखिए शार्पली, इधर है शार्प, इनॉर्मसली, नॉर्मस, रिमार्केबली, रिमार्केबल, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं, इन सब का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट स्टीपली, इसका मतलब भी तेजी से, स्टीप, स्टेडीली, स्टेडली, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, स्टेडी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल, स्टेडीली, ग्रेजुअली, स्लाइटली, जिसका हो गया स्लाइट, ये सब का मतलब भी सेम है, इसका मतलब है धीरे धीरे, मार्जिनली, धीरे धीरे, मार्जिनल, मॉडरेटली, मॉडरेट, कंसिडरेबली, कंसिडरेबल, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट, ईयरली। अभी आप बताओ ईयरली का, ईयरली का एडजेक्टिव क्या होगा, ईयरली का एडजेक्टिव भी ईयरली। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे कि सभी बताते हैं ना कि एल वाई वाले, ये सबके सब एडवर्ब्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है, एल वाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं। अभी खास करके जो टाइम के एडवर्ब्स, जैसे कि ईयरली, मंथली, वो भी मंथली, वीकली, वीकली, डेली, डेली, ये दोनों एक ही जैसे रहते हैं। आप इस साइड में बोलोगे इंक्रीज्ड ईयरली, या फिर एनुअली, एक और वर्ड है, तो यह इस साइड में बोलोगे ईयरली वैल्यू, एनुअल वैल्यू, मंथली वैल्यू, वीकली वैल्यू, डेली वैल्यू। मतलब एडजेक्टिव को आपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के, नाउन के साथ जोड़ के पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, यूज करना है, जबकि वर्ब को एडवर्ब के साथ तो इन दोनों का अलग अलग पेयर है। सिग्निफिकेंट वैल्यू, ड्रामेटिक वैल्यू, शार्प वैल्यू, इनॉर्मस वैल्यू, रिमार्केबल वैल्यू, स्टीप वैल्यू, स्टेडी वैल्यू, ग्रेजुअल वैल्यू, स्लाइट वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू, कंसिडरेबल वैल्यू, कंसिस्टेंट वैल्यू, ईयरली वैल्यू, मंथली वैल्यू, वीकली वैल्यू एंड डेली वैल्यू, ऐसे। और जो दूसरा पेयर हो गया वो क्या है, इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, इंक्रीज्ड शार्पली, इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, इंक्रीज्ड रिमार्केबली, increased steeply, increased steadily, increased gradually, increased slightly, increased marginally, increased moderately, increased considerably, increased consistently, increased yearly, increased monthly, increased weekly, increased daily। तो ये दो जो है पेयर्स हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही आपके पास अच्छी खासी अभी वोकैबुलरी भी आ गई है लाइन डायग्राम को लिखने के लिए। सो अभी मैं आपको, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन रहता है, नाम रहता है, कोई किसी आइटम का नाम रहेगा, तो अकेला सब्जेक्ट ही है जिसमें नाउन रहता है, नहीं, ऑब्जेक्ट में भी नाउन मिलेगा आपको, और प्रेपोजिशन के बाद भी आपको नाउन मिलेगा। तो ये तीन अलग अलग जो है जगह है एक सेंटेंस में जहां में आपको नाउन मिलेगा, तो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में एंड आफ्टर प्रेपोजिशन। ठीक है, अभी अब देखो जो वहां पे वैल्यू है वो सब्जेक्ट में जो है वो नाउन है, ठीक है।
ऐसे ही आपको नाउन ऑब्जेक्ट में भी होता है और प्रेपोजिशन में भी होता है। ये जो है ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी आप क्लियर कर लो। आपको हम एग्जांपल्स के हिसाब से साथ साथ बताते हैं। जैसे कि आप देखो ये पहली एग्जांपल, द किड्स प्लेड फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। अभी आप इसमें देखो ये जो है, ये किड्स, किड्स क्या है, ये किसी का नाम है, कॉमन नाम है, बच्चे, सब्जेक्ट है, नाउन है। इसके बाद क्या, फुटबॉल क्या खेलते हैं, किसी चीज को खेलते हैं, फुटबॉल भी किसी चीज का नाम है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ऐसे कहां खेलते हैं, ठीक है, इन द प्लेग्राउंड। ये जो प्लेग्राउंड है ये भी किसी चीज का नाम है, और आप इसको देखेंगे कि ये जो बीच में इन है, ये इन जो इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है। इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है। सो ये जो है तीसरा जो नाउन है ये प्रेपोजिशन के बाद है, ये ऐसे। सो एक और देखो एग्जांपल, राम फाउंड द बुक इन हिज बैग। अभी सब्जेक्ट में कौन है, राम, राम किसी का नाम है। ऑब्जेक्ट में क्या है, बुक, क्या मिला उसे, किताब, किताब क्या है, किसी चीज का नाम है। और कहां पे मिले, इन हिज बैग। और जो बैग है ये किसका ऑब्जेक्ट है, किसके पीछे लगा हुआ है, इन के पीछे लगा हुआ है, इन प्रेपोजिशन है बीच में, तो इनके पीछे आफ्टर प्रेपोजिशन वो नाउन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द कैट चेज द माउस अराउंड द होम। द कैट, अभी इसमें सब्जेक्ट है तो ये नाउन है, द माउस ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द हाउस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रेपोजिशन। देखो अराउंड, यहां पे जो अराउंड है, अराउंड क्या है, अराउंड प्रेपोजिशन। ये जो अराउंड है, ये अराउंड क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन के पीछे अगेन नाउन। तो नाउन आपको 3 जगह पे मिलेगा, ठीक है। जब हम बहुत सिंप्लीफाई वे में बोलते हैं कि सेंटेंस जो है वो एसवी है, उसमें एस और वी होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, तो सब्जेक्ट में नाउन ही रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे पढ़ाया जाता है एसवीओ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन है। और इसके बाद जहां पे भी प्रेपोजिशन मिलेगी आपको, इन, एट, ऑन, ऑफ, डाउन, ये अराउंड, जो भी प्रेपोजिशन है इनके पीछे भी आपको हमेशा नाउन मिलेगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, दिमाग में रखो। और जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं, रीडिंग मॉड्यूल में ये बहुत काम आते हैं, आंसर्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। राइटिंग में तो आते हैं, सभी मॉड्यूल में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से हम एक एक करके सबको समझते जाते हैं। तो हमने यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सेंटेंस की फैमिली को समझ रहे हैं। सेंटेंस के मेन जो 2 मेंबर हैं वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसके बाद वर्ब को चेंज करता है एडवर्ब, और सब्जेक्ट जिसमें नाउन होता है उसको चेंज करता है एडजेक्टिव। और नाउन जो है वो 3 जगह पे रहता है, वो सब्जेक्ट में रहता है, वो ऑब्जेक्ट में रहता है, वो आफ्टर प्रेपोजिशन में होता है। तो ये जो है, ये जस्ट मैंने आपको सेंटेंस की फैमिली के बारे में बताया, जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। की कंसेप्ट्स हैं, इसके बिना भाई राइटिंग तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम ये पहले ही सबके सब करते जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड में। 9 बैंड्स कंसेप्ट हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि भाई थोड़े से आप नोट्स बना लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में जरूर आ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। अभी जो आपको मैं रूल बताने जा रहा हूं, ये रूल वाकई में ही, अगर मैं बोलूं कि पूरी की पूरी ग्रामर, पूरी की पूरी आइल्स का सेंटर पॉइंट है। सारे के सारे वर्ड्स इसी रूल्स में जुड़े हुए हैं, सभी फ्रेज, सभी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी होता है, चेंज होता है, वो सब कुछ इस रूल के ऊपर है। ये की कंसेप्ट है, ये सबसे प्राइम रूल है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दो। ये है क्या, देखो बनता तो सब कुछ, जो कुछ भी है तो नाउन से स्टार्ट हो रहा है, नाउन और वर्ब से। तो अगर आप नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर पा रहे हो, नाउन फॉर्म को आप वर्ब फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो, और वर्ब को अगर आप नाउन में चेंज कर पा रहे हो, यही है ये सबसे मेन की कंसेप्ट।
और इसको हम अच्छी तरह से अभी समझते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नाउन होता है एस में, सब्जेक्ट में, वर्ब पीछे है ही है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन में चेंज करो, जैसे इसका मतलब यही है कि एस को वी, वी में एस में, वी को एस में चेंज करो। और एस वी क्या है? ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। तो हम साथ साथ में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी यहां ये मैंने एक वर्ड लिखा ग्रो। ये ग्रो क्या है? ग्रो का मतलब भी बढ़ना, अभी अभी तो देखा था। और ये ग्रो जो है ये है एक वर्ब। अभी हम इस ग्रो को, जी हाँ, ग्रो वर्ब है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन और ग्रोइंग, ये वर्ब्स की 4 फॉर्म्स है, ठीक है ना। तो ये वर्ब है। वर्ब को हमने भी चेंज करना है नाउन में। अभी आप इस वर्ब को नाउन में चेंज कीजिए। क्या कोई वर्ड आ रहा है दिमाग में? थोड़ा सा, ठीक है, हम ऐसे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में इंट्रैक्शन भी करेंगे। तो बताओ कोई वर्ड आ रहा है कि ग्रो, बेसिक वर्ड जो है, जो रूट वर्ड है वो ग्रो है, वो उसका कोई नाउन आसपास कोई वर्ड? हाँ, वो ग्रो, ग्रू, ग्रोइंग और ग्रोन नहीं होना चाहिए, ये तो वर्ब्स हैं सभी। आ गया होगा दिमाग में, वो है ग्रोथ। सो ग्रोथ जो है ये इसकी नाउन फॉर्म है। ग्रोथ के आगे अ लगेगा, द लगेगा। अब ये ना नाउन फॉर्म है, कैसे पता चलेगी? क्योंकि नाउन के आगे तो एडजेक्टिव लगते हैं, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा बिग ग्रोथ, स्मॉल ग्रोथ, लेस ग्रोथ, मोर ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ड्रामेटिक ग्रोथ। ये जो मैं आगे जो वर्ड्स लगा रहा हूं, ये क्या है? बिग, स्मॉल, मोर, लेस, ये सब के सब एडजेक्टिव है। और पीछे लगा है ग्रोथ, ग्रोथ मेन नाउन है। अ ग्रोथ, द ग्रोथ, ये जो ए एंड द आर्टिकल्स लगते हैं, ये किसके साथ लगते हैं? ये भी नाउन के साथ लगते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये ग्रोथ जो है ये नाउन है। जो ग्रो है, कभी ग्रो के आगे अ लगा है? अ ग्रो, एन ग्रो, द ग्रो कभी सुना है आपने? नहीं। तो ऐसे समझ में आ जाता है, अगर आप इस रिलेशनशिप के साथ, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो ग्रोथ जो है ये है नाउन। तो ऐसे ही हम ग्रोथ को कभी ग्रो में कन्वर्ट कर देंगे और ग्रो को ग्रोथ में, और इस तरह से हम जो है सेंटेंस को यूज करेंगे, फ्रेजेस को, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन कंस्टिट्यूएंट है ये जो है ये सबसे बड़ा रूल है, जिसके साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करना, वोकैबुलरी का पार्ट, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ में एग्जांपल को लेके चलते हैं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वर्ब। वर्ब हम यहाँ अभी अभी मैंने बोला वो है ग्रोथ, ग्रो, सॉरी। तो वर्ब है ग्रो। वर्ब को चेंज करता है कौन? एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे भी एक हम ले लेते हैं, शार्पली। अभी ये बन गया ग्रो शार्पली। ग्रो शार्पली का मतलब तेजी से बढ़ना, ग्रो शार्पली, ठीक है। अभी इधर देखिए दोबारा, नाउन। अभी हम इस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल वाली साइड में देखते हैं। तो नाउन हमने देखा कि ग्रो का नाउन तो ग्रोथ है, ये भी ओके है। अभी नाउन को जो चेंज करता है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एडजेक्टिव चेंज करता है तो डेफिनेटली हमें एडवर्ब का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ये जो शार्पली है इसका बनेगा शार्प। कहने का मतलब ये है, अगर हम नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हमें एडजेक्टिव टू एडवर्ब, एडवर्ब टू एडजेक्टिव भी साथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही नाउन टू वर्ब, तो या ग्रोथ टू ग्रो, ऐसे ही वाइस वर्सा है। तो एडजेक्टिव टू एडवर्ब है, तो शार्प टू शार्पली। इसको अगर हम किसी और तरीके से समझते हैं, आप देखो हमने ऊपर किया क्या है, हमने इसमें किया क्या है, नाउन टू वर्ब चेंज किया है। इसमें देखिए, नाउन टू वर्ब एंड वर्ब टू नाउन, यही हुआ है। तो ये हमने नीचे सिंप्लीफाई कर दिया, नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, ओके है। और क्या हो रहा है इधर भी देखो, एग्जाम्पल की साइड में ग्रोथ टू ग्रो, ग्रो, जो ये जो है नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, यही है। तो ये जो है इधर ये चेंज हो रहे हैं आपस में।
और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव टू एडवर्ब हो रहा है। अभी आप देखो ऊपर एडजेक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव में चेंज हो रहा है, तो हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक ही चीज को दो तरीके से समझाया हुआ है। नीचे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से समझना ज्यादा आसान है, ज्यादा सिंप्लीफाई वे है, तो शार्प से हमने शार्पली बनाया या शार्पली से शार्प बनाया, ठीक है। अभी हम ऐसे भी देखो तो ये जो है शार्प ग्रोथ, ठीक है, ऊपर वाला फ्रेज कौन सा हो गया, दिस इज शार्प ग्रोथ, ये वाला फ्रेज शार्प ग्रोथ, और नीचे वाला फ्रेज कौन सा हो गया, ग्रो शार्पली, ग्रो शार्पली। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसको जो बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। सब्जेक्ट को बोलते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म, और जब वर्ब को हम नॉमिनेट फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो मतलब ये है कि जब आप वर्ब टू नाउन बनाते हो वो होती है नॉर्मलाइजेशन, और जब आप नाउन टू वर्ब बनाते हो उसको बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन। तो ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जस्ट सिंप्लीफाइड वे में ही समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, सब नाउन को वर्ब, वर्ब का नाउन, एडजेक्टिव को एडवर्ब। और ये जो है असल में प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से आप इसको देखना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन, अभी सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वही पिछले जितने भी कंसेप्ट हैं सबके सब यहां पे लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस हमने अभी तक यही देखा कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये है एसवी इज द सेंटेंस फॉर्म। तो हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, एक सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, वो है द वेदर कंडीशंस इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन जनवरी। जनवरी में मौसम के हालात सुधरे तेजी से। वेदर कंडीशंस, मौसम के हालात इंप्रूव्ड, सुधरे, सिग्निफिकेंटली, तेजी से, इन जनवरी, जनवरी में। सो अगर हम इसको देखें तो ये जो पहला है द वेदर कंडीशंस, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन फॉर्म है। इसके बाद इंप्रूव्ड, सुधरना, सुधरे, ये वर्ब है, क्रिया, क्या हो रहा है, सुधर रहा है। इसके बाद आ गया सिग्निफिकेंटली। अब ये सिग्निफिकेंटली क्या है, ये एडवर्ब है, कैसे सुधरे, ये देखिए ये है कैसे सुधरे, तेजी से सुधरे। तो अभी अभी हमने एक कंसेप्ट देखा, अभी तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा कि यहां पे आप देखो जो ये एडवर्ब है, सॉरी, ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को चेंज कर रहा है, वही है यहां पे एडवर्ब है, ये वर्ब को चेंज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखो टाइम, पीछे जो है जनवरी क्या है, जनवरी में सुधरे, तो ये तो जस्ट एक टाइम बताया हुआ है। आपको पता चल गया यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब वाला एक एक सेंटेंस है। अभी हम करने क्या वाले हैं, वर्ब को नाउन में चेंज करेंगे। जो हमें अभी की कंसेप्ट देखा कि नॉर्मलाइजेशन, जो हमने की कंसेप्ट देखा कि वर्ब को नाउन में चेंज करो और नाउन को वर्ब में। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने वर्ब को पकड़ा। जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सबसे पहले आपने वर्ब को ही पकड़ना है। देखो वर्ब को, वर्ब क्या है, वर्ब है इंप्रूव्ड, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी हम इसको नाउन में चेंज करना है। तो नाउन फॉर्म इसकी क्या है, अभी आप बताओ। अभी इंप्रूव, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड एंड इंप्रूविंग, ये सब के सब तो है वर्ब फॉर्म्स। नाउन फॉर्म क्या है, आपको दिमाग में आ गई होगी, आसपास वाला वर्ड अगर आप देखोगे तो वो है इंप्रूवमेंट, वो है इंप्रूवमेंट। ये जो नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, ये जो कंसेप्ट जो है ये तीसरे इसमें दिखाया हुआ है। अभी एडवर्ब का हम बनाएंगे एडजेक्टिव, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि हम पीछे इसके सिग्निफिकेंटली तो लिख नहीं सकते क्योंकि अभी ये तो नाउन बन गया, तो इसके साथ जो अटैच था सिग्निफिकेंटली एडवर्ब, उसको हमने बनाया हुआ एडजेक्टिव, तो वो बन जाएगा सिग्निफिकेंट। तो अभी ये बन गया अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अभी इंप्रूवमेंट, अभी आप ये भी देखो कि हम इसको कहां पे रख सकते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी
नाउन होता है, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, आफ्टर प्रेपोजिशन। सो आगे हमने देयर इज लगा दिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है? देयर इज। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इन लगा के हमने सब्जेक्ट पीछे लगा दिया इन वेदर कंडीशंस, और टाइम को हमने पीछे रखा इन जनवरी। सो ये जो है ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशंस इन जनवरी। और अब ध्यान रहे, ये जो हमने सेंटेंस बनाया है ये सेंटेंस बहुत फॉर्मल है। पहले वाला जो सेंटेंस है सबके अपना अपना लेवल है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से, आइल्स की राइटिंग के हिसाब से जो पहले वाला सेंटेंस है वो मैक्सिमम 6.5 बैंड्स ही होल्ड करेगा, इससे ज्यादा नहीं। और जो देयर वाले सेंटेंस है ये सेंटेंस 7 बैंड एंड अबव वाले रहते हैं, 7 बैंड, 7, 7.5 इनका लेवल है। ये ज्यादा फॉर्मल सेंटेंस है, ऐसे लिखा बहुत जाता है, बोला कम जाता है, लिखा ज्यादा जाता है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन इन जनवरी, तो सेंटेंस जो है किसी और फॉर्म में हमने लिख दिया। और आप इसमें देखो हमने इंप्रूव्ड को इंप्रूवमेंट बनाया, वर्ब को हमने नाउन बनाया, और इसके बाद सिग्निफिकेंटली को सिग्निफिकेंट बनाया। अभी अगर आप देखो हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, इंप्रूव्ड और इंप्रूवमेंट ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन इसका रूट एक ही है। ऐसे ही सिग्निफिकेंटली एंड सिग्निफिकेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं लेकिन इसका रूट एक ही है। तो ये असल में वोकैबुलरी का पार्ट भी है, और आप देख रहे हो कि यही वोकैबुलरी का पार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, एक अलग एक दूसरा सेंटेंस बना रहा है, दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अभी आगे चलते हैं। जो देयर है, अगर हम इसको हम तीसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चले तो जो देयर है, देयर की जगह पे अगर आप प्लेस और टाइम लिखो, देयर जो है ये इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसकी जगह पे अगर आप प्लेस और टाइम लिखते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रहे कि ये नाउन फॉर्म में हो। अभी आपको जो ये सेंटेंस है कहीं पे इसमें टाइम दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलोगे कि टाइम है, टाइम कहां पे है? आफ्टर प्रेपोजिशन हमें टाइम दिख रहा है। ये वाला जो हमने चार्ट जो बनाया, हम पहले हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट में नाउन है, ऑब्जेक्ट में नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन जो है ये नाउन होता है। तो ये नाउन हमें चाहिए, हमने का क्यों चाहिए? देयर की जगह पे हमने सब्जेक्ट में यूज करना है नाउन, और ये हमें कहां मिलेगा? ये हमें दिख रहा है पीछे, ये रहा टाइम, टाइम में पड़ा है। तो आफ्टर प्रेपोजिशन मतलब इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है। और जनवरी इन नाउन है, ये किसी टाइम का, किसी महीने का नाम है। तो जैसे कि आपको बताया कि आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन आपको हमेशा नाउन मिलेगा। तो यहां पे हमें मिल रहा है इनके पीछे जनवरी जो है ना, जनवरी नाउन है, और हम इसी जनवरी को हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे जनवरी, इन जनवरी नहीं, ओनली जनवरी, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, हमें नाउन चाहिए, सब्जेक्ट में हमें नाउन डालना है, नाउन चाहिए, नाउन की प्लेस है वो, और इन जो है वो तो प्रेपोजिशन है। तो हमें यहां पे हमने ले लिया ओनली जनवरी, नॉट इन जनवरी, जनवरी, और हमने वर्ब अपने और से एक लगाया सा। जनवरी ने देखा, क्या देखा? हमें पीछे अभी ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, आप यहां पे देख पा रहे हो, देखो ये ऑब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ, अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सेम यही लिख दो, अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, और पीछे भी सब कुछ वही, इन वेदर कंडीशंस, फुल स्टॉप। इन जनवरी तो आगे आ गया, इन जनवरी वाला फ्रेज को हम जनवरी बना दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, जनवरी सा अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन। जनवरी ने देखी एक तेजी से बढ़ोतरी वेदर कंडीशंस में, मौसम के हालात में सुधार देखे, तेजी से सुधार होते हुए देखा। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये ऊपर वाली दोनों सेंटेंस फॉर्मेशन से अलग है। आप बहुत सारे दूसरे वर्ड्स भी वर्ब की वर्ब जहां पे हमने सा लिखा है वहां पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि ये जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट में है, सा की जगह पे आप लिख सकते हो विटनेस्ड,
एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, फेस्ड, ये बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं, आप इसमें कुछ भी, जनरली विटनेस, जनरली एक्सपीरियंस, जनरली ऑब्जर्व, जनरली फेस्ड, जनरली नोटिस्ड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन। तो ये एक हो गया। अभी आप बोलोगे कि भाई समझ में कैसे आएगा कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन अलग अलग है। मैंने आपको वह बताया कि सेंटेंस क्या होता है, एसवी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी आप देखो जो पहला एसवी है पहले सेंटेंस का, यहां पे जो पहले नंबर पे जो सेंटेंस हमने लिखा इसका जो एसवी है ये है द वेदर कंडीशंस इंप्रूव्ड। जो दूसरा हमने सेंटेंस बनाया इसका जो एसवी है ये है देयर इज। और जो तीसरा हमने जो सेंटेंस बनाया इसका है जनवरी सा। नाउ यू सी ये तीनों एसवी अलग अलग हैं। इट मींस ये तीनों की जो सेंटेंस फॉर्मेशन है अलग अलग है। जब एसवी चेंज हो जाए तो सेंटेंस चेंज हो जाता है। इनफैक्ट अगर इनमें से एक भी चेंज हो जाए तो चेंज हो जाता है, अगर दोनों चेंज हो जाए तो सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, द कोर कंसेप्ट, you are changing just the structure, just the grammatical formation of the sentence. This is called sentence formation. तो जो मैंने अभी नीचे तीसरे वाला जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन जो हमने की है, आपको बता दें कि ये जो है ये 7.5 से भी ऊपर वाली सेंटेंस फॉर्मेशन है। अभी बात ऐसी है कि आपने क्या इन सेंटेंस फॉर्मेशंस को, स्ट्रक्चर्स को कभी यूज किया अपने रिस्पॉन्स में? मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छी तरह से बताऊंगा कि बैंड्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, 8 बैंड कैसे आते हैं, 9 बैंड कैसे आते हैं, 8 बैंड की राइटिंग में क्या लिखा जाता है, 9 बैंड की राइटिंग में क्या लिखा जाता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। मैं आपको खुद लिखूंगा और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप इसको यूज भी कर पाओगे। अगर आपने यूज किए तो डेफिनेटली आपके बैंड्स बढ़ेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे देखा, असल में ये जो पूरी स्लाइड आपके सामने स्क्रीन जो है इसमें बहुत कुछ है। ये जो सेंटेंस होता है वो एस और वी, ये पहला रूल है जो कि हमने इस लेक्चर में भी कवर किया। दूसरे नंबर पे आपने देखा कि ये सेंटेंस फैमिली है जिसमें एस वी मेन फैमिली मेंबर है, वी को एडवर्ब और एस को एडजेक्टिव चेंज करता है। ये सेकंड रूल जो हुआ वो हमने देखा। थर्ड हमने देखा कि सबसे कोर कंसेप्ट जो है नॉर्मलाइजेशन, कि नाउन को वर्ब में और वर्ब को नाउन में, सिमिलरली एडजेक्टिव को एडवर्ब और वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे चेंज करना है। और जस्ट हमने एक ही सेंटेंस में इसको यूज किया है। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं और इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। जस्ट आप कंसेप्ट्स को समझते चलें। इसके बाद चौथे नंबर पे जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट देखा कि सब्जेक्ट में भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है और आफ्टर प्रेपोजिशन में भी नाउन होता है। अभी आप देखो ये चारों के चारों कंसेप्ट यूज हुए हैं इन सेंटेंसेस को चेंज करने में, चारों के चारों चेंज लगे हैं। और हमने एक एक करके बहुत आसानी से, बहुत इत्मीनान से हमने इन स्लाइड्स में इनको कवर भी किया है। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। और हमने बहुत मेहनत की है इसको एनिमेट करने में, ग्राफिक्स बनाने में, ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ के अपने आप में आपकी वैल्यू बढ़ा सकें, अपने जल्दी जल्दी अपने मार्क्स को आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। तो हम अभी आगे एक प्रैक्टिस सेंटेंस जस्ट मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, जब तक कि हमारी अगली वाली वीडियो आती है। तो वो सेंटेंस है ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन मोस्ट सिटीज फ्रॉम 2010 टू 2023। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस सेंटेंस को इन 3 जो स्टेप्स हैं, जो 3 फॉर्मेशंस हैं, एक फॉर्मेशन तो है ही, फर्स्ट नंबर में तो लिखा ही हुआ है, सेकंड और थर्ड देयर वाला सेंटेंस जिसमें देयर इज या देयर वाज आप लगाना है वो, और इसके बाद जनवरी सा, हाँ
यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे देयर इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर वॉज। क्यों आएगा देयर वॉज? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये सारी बात पास्ट टेंस में हो रही है। इम्प्रूव जो है ये क्या है, ये सेकंड डिग्री है, ये सेकंड डिग्री वर्ब है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज बी वर्ब की सेकंड डिग्री होती है, सॉरी ये इसमें इसको थोड़ी सी करेक्शन करनी है। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, तो ये देयर वाला सेंटेंस है। और इसके बाद जनवरी सा देखो सेकंड फॉर्म लगाई हुई है हमने, सा विटनेस एक्सपीरियंस ऑब्जर्व, तो ये जो थर्ड वाला जो है टाइम सा, प्लेस सा, विटनेस, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स, बाकी वाली देयर और टाइम वाली और प्लेस वाली, इन स्ट्रक्चर्स में आप इसको सेंटेंस को ट्राई करो कन्वर्ट करने की। यही सेंटेंस हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से इसके हमने तीनों फॉर्म्स देखेंगे और अच्छी तरीके से जो बचे हुए इसको जो कंसेप्ट्स हैं वो सबके सब भी हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन डायग्राम को ही जारी रखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हमने मैक्सिमम कोर कंसेप्ट्स को ज्यादा कवर किया, वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन कवर की। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ओवरव्यू कैसे लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी, और फिर से ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से और करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है, हमने कोशिश की है कि आपको वो सारे के सारे मेन कंसेप्ट्स एक ही लेसन में आपको हम दे दें, ताकि आप इससे इनको पढ़ें अच्छी तरीके से और इससे आप फायदा ले पाएं। अगर आपको हमारा ये मेहनत, अगर आपको हमारा ये लेसन आपको अच्छा लगा, तो वो अपने और स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसके बाद आगे और भी इससे भी अच्छे लेसन्स लेके हम इस सीरीज को अपना जारी रखेंगे। हम टास्क 1, टास्क 2 को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली सब कुछ कवर करते चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।